हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप है। आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना। तो जो पहले चैप्टर का नाम है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ये चैप्टर का नाम है। तो पहला चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का और इसमें जो लिखा गया है वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, तो थोड़ा-सा कहानी टाइप में भी लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को, मतलब जिस दिन चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देता है बड़ा सा, ठीक है, को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, मतलब जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जब चंद्रमा पूरी तरीके से दिखता है या पूर्ण चंद्रमा जिस दिन दिखता है उस रात को ही हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। अब नए चंद्रमा की रात ये अमावस्या होती है। मतलब जब नया चंद्रमा आएगा उस रात को, उस रात को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? भाई बच्चों के शब्दों में लिखा गया है तो उसी तरीके से समझाया भी गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसमें समझाया गया है कि भाई सूर्य का जो प्रकाश इतना तेज होता है कि रात में जो चमकने वाली वस्तुएं हैं उसे हम नहीं देख पाते हैं। अगली लाइन क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। अगला लाइन क्या है? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मतलब तारा को समझाया गया है कि भाई तारा होता क्या है, फिर से समझ लीजिए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, मतलब ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सूर्य के समान ही होते हैं लेकिन इतना दूर है कि एकदम छोटे से दिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, ठीक है। ये समझाया गया है कि भाई जो तारे हैं वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब ये दो नक्षत्र मंडल का नाम दिया हुआ है, एक है अर्सा मेजर और एक या बिग बियर। उसी को नहीं, एक का ही नाम है, याद या बिग बियर। ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं स्मॉल बियर या सप्त ऋषि सप्त सात ऋषि संत या सात तारों का समूह है, जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। मतलब बच्चों से कहा गया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। चित्र थोड़ा सा देख लो। ये उत्तर की तरफ है ध्रुव तारा। ठीक है। पश्चिम, इधर पूर्व, उत्तर की तरफ ध्रुव तारा। आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ा जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जिस खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं। एक तारा के तौर पर हम सूर्य को भी तारा ही कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, जिस खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होती, अपनी ऊष्मा नहीं होती, वो तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। सही बात है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब ये सौर मंडल परिवार है, उनका एक वीडियो बना हुआ, चित्र बना हुआ, इसे हम आपको दिखाते हैं भाई, समझिए थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले सूर्य है, उसके सब चक्कर काटते हैं क्योंकि उसके ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? बुध, मरकरी। उसके बाद आता है कौन? शुक्र। उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अच्छा, इसको याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। दिन के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहले मान लीजिए हम बुधवार से शुरुआत करते हैं। पहले सूर्य है, ठीक है, वो हम बुधवार शुरुआत करते हैं। पहले मान लीजिए बुधवार, उसके बाद फिर थर्सडे छोड़िए, मतलब बृहस्पतिवार छोड़िए, शुक्र पे जाइए, बाद शनि छोड़िए, संडे पे आइए, संडे में हम लोग पृथ्वी में आते हैं। फिर मंडे छोड़िए, सीधा ट्यूसडे पे जाइए, फिर मंगल हो जाएगा। मंगल है, फिर अब इस बार बुधवार छोड़ देंगे, हम लोग बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति के बाद फिर शुक्र छोड़ देंगे, हम लोग शनि पे जाएंगे। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। आई थिंक आपको ये याद करने में आसानी होगी, ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। हम लोग बुधवार से शुरुआत करते हैं भाई। आज मान लीजिए बुधवार है और कल कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, मतलब शुक्रवार आ जाएगा, मतलब शुक्र आ जाएगा। ठीक है। सूर्य से हम लोग निकलते हैं तो पहले बुध जी मिलते हैं,
फिर शुक्र जी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पृथ्वी में आ जाते हैं, सीधा संडे, शनिवार छोड़ते हैं फिर सीधा पृथ्वी में आ जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी में एक दिन मौज करते हैं, फिर मंडे छोड़ते हैं, मंडे को नहीं नाम लेते, फिर मंगल, मंगल आ जाता है, ठीक है, मंगलवार मंगल। उसके बाद फिर बुध पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा बृहस्पति पे, मतलब एक चीज को छोड़ना रहता है, एक दिन अल्टरनेट दिन लेना रहता है, ठीक है, याद करने के लिए बृहस्पति। उसके बाद फिर शुक्र को फिर छोड़ना है, फिर शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस और नेपच्यून। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देते हैं। जो बुध ग्रह है सूर्य के चारों एक एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है, ठीक है। सूर्य के चारों जो परिक्रमण करता है वो 88 दिन में करता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 59 दिन में घूमता है। फिर आते हैं शुक्र की तरफ, वही उसके बाद शुक्र का नंबर है ना, विफय का नहीं है, शुक्र है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ अभी। एक दिन अल्टरनेट, बुध के बाद अल्टरनेट दिन, एक छोड़ो उसके बाद फिर आएगा शुक्र। सूर्य के चारों ओर और एक परिक्रमण 255 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन, ठीक है, समझ में आया। पृथ्वी के बारे में आते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में पूरा करती है। चंद्रमा की संख्या एक है, इसके पास एक ही उपग्रह है, चंद्रमा है, मंगल। अब मंगल के बारे में आते हैं। भाई पृथ्वी पर घूम टहल लिए हैं, अब चलते हैं फिर मंगल, चलते हैं सीधा। सोमवार नहीं आएगा, मंगल आएगा सीधा, क्योंकि हमने बताया कि एक दिन अल्टरनेट लेना है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में कर पाता है। चंद्रमा की संख्या 2 है, मतलब मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, ठीक है। अब बृहस्पति, मंगल के बाद बुधवार नहीं आएगा इस बार सीधा एक दिन अल्टरनेट नहीं लेंगे, बृहस्पति आएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या 16 है, इसके पास अब उपग्रह ज्यादा है। अब आते हैं शनि के पास। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीना अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक है, गजब यार। अब यूरेनस भाई की बात कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है। भाई ये सूर्य के चक्कर 84 साल में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 17। अब नेपच्यून भाई की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, मतलब सूर्य की जो चक्कर काटता है वो 164 साल में करता है दादा, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसके पास? 8 है, गजब यार। और ये क्या दिया है? अच्छा, आंतरिक ग्रह के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी समझिए। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं देखिए। ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी दिख रही है आपको, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक मिनट। ये जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी दिख रही है, इसके अंदर जो रहते हैं वो आंतरिक हैं, हाँ। उसके बाहर जो रहते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। इन चीजों का आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। एक और इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चट्टानों से बने होते हैं। अब आते हैं दूसरे बाह्य ग्रह, मतलब कौन कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये हैं आंतरिक ग्रह होते, 4 आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। और 4 ही बाह्य ग्रह है, सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और सरल पदार्थों से बने होते हैं, मतलब इनको गैसियस ग्रह भी कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। गैस से बने ग्रह या गैसियस प्लेनेट भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे आइए। आसमान में दिखने वाला एक चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब सौरमंडल की बात करते हैं।
भाई एक सौर मंडल क्या किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सबको ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार। हाँ, सूर्य सूर्य के बारे में जानकारी देते हैं आपको। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो आकर्षण बल है वो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिए कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ग्रह कौन कौन से हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखो कितने भाई साहब? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, देखो जैसे बुध हमने बताया था, बुध से हमको शुरुआत करनी है, फिर बृहस्पति नहीं लेना अभी, एक दिन अल्टरनेट लेना, तो शुक्र, फिर शनि नहीं लेना भाई, संडे आएगा, संडे को मान लो पृथ्वी पे मौज करेंगे, ठीक है, अपन सब मिल गए। उसके बाद फिर एक दिन अल्टरनेट मानेंगे, संडे के बाद फिर आएगा ट्यूसडे, फिर एक दिन अल्टरनेट मानेंगे, क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति एक दिन फिर अल्टरनेट मारेंगे, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून, छोटे छोटे भाई हैं अपने, ठीक है। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, अच्छा मैंने एक बताया था, अब ये तरीका याद रख लीजिए। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर, ऐसे करके दिया हुआ है। सौर, अब आगे बात करते हैं हम लोग। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार है, कोई ऐसे फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे होते रहते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसको, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। भाई साहब आप इसे याद रखिए। एक मिनट, थोड़ा मैं अंडरलाइन कर दूं यार। तो सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अपने 9 थे, अब 8 कर दिए। हम लोग को जो बचपना था, हम लोग 9 पढ़ते थे, उसके बाद फिर 8 कर दिए। भाई नहीं, 8 ही होता है यार। हम कहे चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी दे दें यार। शोर तो हो गया। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा, ठीक है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब 5वां, 4 इनसे और बड़े बड़े हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूभाग कहते हैं। मतलब एकदम गोल नहीं है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है, ना अधिक ठंडी। भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो हम लोग पिघल जाएंगे, और ज़्यादा ठंडी आ जाएगी तो हम लोग एकदम जकड़ जाएंगे। मतलब जीवन जीने लायक वहाँ नहीं रहेगा भाई। जहाँ जहाँ पे होता है ऐसी चीज़ें, तो हमारे यहाँ हल्की ठंडी भी है, हल्की गर्मी भी है, तो हम लोग आराम से यहाँ रह लेते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए दोनों चीज़ चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। सही बात है भाई, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। भाई जब हम अंतरिक्ष देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? वो नीले रंग की दिखती है। ठीक है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। अच्छा, चलिए, पृथ्वी कौन सी कलर दिखती है? नीले कलर की, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा, ऐसा क्यों दिखती नीले कलर की? क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। समझ रहे हैं? व्यास जानते ही होंगे आप लोग। नहीं जानते तो बता देता हूँ यार। मान लीजिए ये कोई गोला है, हमने बनाया, ठीक है। अब ये इसका कोई केंद्र है बीच में, इधर की जो रेखाएं होंगी यहाँ तक, उसको हम रेडियस कहते हैं। दोनों तरफ पूरा हो गया, उसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझा दिया, मैथ सब्जेक्ट है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब है बहुत छोटा, लेकिन फिर भी वो बड़ा दिखता है। उसका रीजन इतना ही है कि भाई अन्य ग्रहों की अपेक्षा या तारों की अपेक्षा काफी नजदीक है। अच्छा, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब भाई एनसीईआरटी कह रही है, आप इसे याद रखना पड़ेगा सबको। 3,84,400 किलोमीटर। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। भाई चंद्रमा कितना दूर है। अच्छा, ये थोड़ा सा रॉकेट प्रक्षेपण का बात कर रहा है। रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। भाई ऐसे ही बनती, यहाँ से रॉकेट गई, ये रॉकेट गिर गई, ये सैटेलाइट है, ये ऊपर, जिसे उपग्रह कहते हैं, ऊपर टंग गया जब चक्कर काटेगा साला। चलो भी और है यार, पढ़ाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन पूरा करता है? 27 दिन में। भाई साहब याद कर लो, यही सब पूछते हैं। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। मतलब चंद्रमा को जो परिक्रमण गति और घूर्णन गति होती है चंद्रमा की, 2 गतियां होती है। अभी हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो 27 दिन में अपनी दोनों पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। भाई क्षुद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। भाई जो तारे हैं, उपग्रह है, ग्रह है, इसके अतिरिक्त, इन लोगों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। वो क्षुद्र पट्टी में आपको दिखाया था ना, वही। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। भाई ये होते क्या है? जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद वे ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब आप लोग इसे याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। उल्का पिंड।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अच्छा, पत्थर के वही जो छोटे, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। इन इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि भाई गिर जाएंगे। या प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी 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 कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं भाई। अभी एक इंडिया में, अभी नहीं मतलब बहुत पहले झील बन गई थी, अब उस झील का नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है, उल्कापिंड के गिरने से। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है, मिल्की वे है, ठीक है। थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं भाई, क्योंकि पढ़ता ही रहा, समझाया नहीं, ठीक है। तो ये आकाशगंगा किसे कहते हैं? ये क्या पूछ रहा है कि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? बताइए भाई, सब देखा है? यह लाखों तारों का समूह है यार, लाखों तारों। और इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा, मतलब आकाश में जो गंगा बहती हैं वो। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। छोटी है, हम लोग कितनी छोटी जगह रहते हैं पृथ्वी, उतने में भी इतना बड़ा है हमारा पृथ्वी, समझ गए। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, मतलब कल्पना से परे है भाई, कल्पना मत करो, कर नहीं सकते हो। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखो अभी समझाया गया है। पहले एक पृथ्वी है, हम एक पृथ्वी में रहते हैं, वो किसका पार्ट है? सौर मंडल का पार्ट है भाई। और भी सौर मंडल मिला के, तारे वारे मिला के, मतलब उस टाइप का आकाश गंगा बनता है, ठीक है। और लाखों आकाश गंगा मिला के ब्रह्मांड बनता है, आप समझ लीजिए। चलो ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं भैया। और जो कमियां हो उसे बताइए, आगे उसको दूर की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।